Hello everyone, welcome back to Crack Grade B. My name is Bhavya. So from today onwards, we will start History PYQ series. So I am starting with the first question. So first question is on your screen. First question is, given below are two statements. Statement 1, Statement 2. Statement 1 is the ulema were Muslim theologians who provided and interpreted passages from Quran. The Sultan was required to show respect, at least ostensibly, for Islamic institutions and preeminently to the ulemas. This involved the granting of endorsement to religious causes and offices to the ulemas, building of mosque, etc. फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं कि जो उलेमास थे वो उलेमास जो है मुस्लिम थियोलॉजियंस है. मुस्लिम थियोलॉजियंस मतलब थियोलॉजियन क्या होते हैं, जो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को डीपली स्टडी करते हैं, जिनको सारे रूल्स रेगुलेशन पता होते हैं. ओके, तो जो उलेमास थे और जो सुल्तान थे, सुल्तान रूलर, ओके, इन दोनों के बीच में कनेक्शन था. मतलब उलेमास जो थे वो पॉलिटिक्स इफेक्ट करते थे. फर्स्ट स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है. सेकंड स्टेटमेंट में क्या है कि द उलेमास वर कंसर्न ओनली अबाउट रिलीजियस एस्पेक्ट एंड हैड नो वॉइस इन पॉलिटिकल मैटर. दूसरे स्टेटमेंट में बात की कि सिर्फ उलेमास जो थे सिर्फ रिलीजियस एस्पेक्ट से कंसर्न थे, पॉलिटिकल मैटर में उनका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था. ओके, सो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी रॉन्ग है. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगी और सेकंड हो जाएगी आपकी रॉन्ग, क्योंकि उलेमास जो थे वो पॉलिटिक्स भी इफेक्ट करते थे. ठीक है, तो उलेमास जो हैं वो मुस्लिम थियोलॉजियंस थे. ओके, और मकतब और मदरसा में वो रहते थे. और जैसे मैंने बताया उलेमा सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल पार्ट सोसाइटी के हर तरह से वो क्या करते थे, उसको इफेक्ट करते थे. सुल्तान मैंने बताया रूलर, और साथ में वो उलेमास को ऑफिसेज भी देते थे, जो जो इम्पोर्टेंट ऑफिसेज उनको लगता था, और इस तरह से पॉलिटिक्स जो है उलेमास इफेक्ट करते थे इन रिलेशन टू सुल्तान. सुल्तान जो थे डेली रूटीन हुआ करता था उनका, आइडियाज़ एक्सचेंज करते थे और रिलीजियस और पॉलिटिकल मैटर्स पे वो उनसे सजेशंस लिया करते थे. ओके, तो इस तरह से उलेमास जो हैं वो पॉलिटिक्स भी इफेक्ट करते थे, साथ में वो प्रेशर ही बनाते थे रूलर्स के ऊपर कि आप इस्लाम स्प्रेड कीजिए. ओके, सो इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 1 ट्रू हो जाएगी और सेकंड फॉल्स. ओके, अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की. तो सेकंड क्वेश्चन रीड कीजिए. सेकंड क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, रोलेट एक्ट केम इनटू बीइंग ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. दिस वाज डिजाइंड टू टेक एक्शन अगेंस्ट द इंडियन पार्टिसिपेटिंग इन द मूवमेंट. तो क्या रोलेट एक्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे आया था, जिसका क्या एम था कि इंडियंस जो नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट एक्शंस लेना रोलेट एक्ट में लिखा हुआ था. दूसरा स्टेटमेंट 2 है कि रोलेट एक्ट बिल था जिसने जजेस को अलाउ किया था कि आप कोई भी पॉलिटिकल केसेस ट्राई कर सकते हैं विदाउट जूरीज, विदाउट फेयर ट्रायल्स, और साथ में इसमें एक पॉपुलर इसमें एक थीम था कि ना अपील, ना दलील और ना वकील. सो आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है. तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि रोलेट एक्ट 1919 में आया था और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका 4 सितंबर 1920 में आया था. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स और सेकंड ट्रू. और दूसरा रोलेट एक्ट जो स्टेटमेंट 2 में लिखा हुआ है वो था ना कि जो नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए. ओके, तो देखिएगा इसमें रोलेट एक्ट को का नाम एक और भी था, एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919. ठीक है, इसको रोलेट एक्ट भी कहते थे. ये फरवरी 1919 में लॉन्च हुआ था और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका 4 सितंबर 1920 में गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था. ये एक्ट में मैंने जैसे बताया कि किसी पर्सन को ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्प्रिजन में डाल सकती है 2 या उससे ज़्यादा साल के लिए, फॉर 2 years और मोर देन दैट.
ओके, गांधी जी ने सत्याग्रह लॉन्च किया 14 फरवरी 1919 में और 8 अप्रैल 1919 को उनको अरेस्ट कर लिया गया। आगे देखेंगे रोलेट एक्ट के बारे में। स्टेटमेंट 2 मैंने बताई थी, क्या था, इसको ब्लैक एक्ट भी कहा गया था। गांधी जी ने इस लॉ को अपोज किया। अब बात करेंगे इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वर्ड से ही पता चल रहा है कि इस मूवमेंट में क्या होगा, नॉन कॉपरेशन। जब हम कॉपरेट करना बंद कर दें, सहयोग देना बंद कर दें, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट चलाया गया था। 4 सितंबर 1920 में महात्मा गांधी ने बोला था इंडियंस को कि आप अब ब्रिटिश के साथ नॉन कॉपरेशन दिखाएं, ठीक है। तो गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया था, फर्स्ट ऑर्गेनाइज एक्ट था लार्ज स्केल सत्याग्रह। साथ में ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये रिएक्शन था किसके टूवर्ड्स, रोलेट एक्ट, जो कि मैंने बताया अभी, रोलेट एक्ट के अगेंस्ट। साथ में जलियांवाला बाग मसैकर हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, तो उसके अगेंस्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रिएक्शन था। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है हॉल्ट कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। रीज़न चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था 4 फरवरी 1922 में। क्या हुआ था कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी में, वहाँ पर लार्ज स्केल पे मॉब थी। उन्होंने, वो पीजेंट्स थे बेसिकली, उन्होंने क्या किया है, पुलिस स्टेशन को में आग लगा दी थी, जिससे 22 पुलिसमैन ऑन स्पॉट जलकर मर गए थे। तो इसलिए गांधी जी ने ये जो मूवमेंट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसको कॉल्ड ऑफ किया था। आगे देखते हैं। और फिर उसके बाद गांधी जी को अरेस्ट किया गया और 6 साल के लिए इम्प्रिजेंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एजर्शन और रीजन। तो एजर्शन है डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर स्टार्टेड आफ्टर अशोका। रीजन है अशोका फॉलोड द पॉलिसी ऑफ धम्मा विजय एंड डिस्बैंडेड हिज आर्मी। तो एजर्शन रीजन, एजर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन एज रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्शन का, क्योंकि डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर स्टार्टेड आफ्टर अशोका, लेकिन ये जो धम्मा विजय की पॉलिसी थी अशोका की, और साथ में जो उन्होंने आर्मी को डिसबैंडन किए, सोनली रीज़न नहीं था, बहुत सारे रीज़न थे जिससे कि डिक्लाइन हुआ मौर्यन एम्पायर का। सो इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, सो हम देखेंगे मौर्यन एम्पायर स्टार्ट हुआ डिक्लाइन कब, 232 BC में। इसमें बहुत ज़्यादा ग्लोरियस रूलर्स थे, ग्लोरियस एरा था जब रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका। ओके, लास्ट जो रूलर थे मौर्यन एम्पायर के बृहद्रथ, उनकी जो पॉलिसीज़ थी बुद्धिस्ट पॉलिसीज़ थी, और उनके ही जो कमांडेंट थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने ही उनको असैसिनेट किया था, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग जो थे वो ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। ओके, सो आगे देखेंगे इसमें। हाँ, अशोका ने जो पॉलिसी फॉलो की धम्मा विजय की और आर्मी डिसबैंडिंग की, वो वन ऑफ द रीज़न है। ओके, बहुत सारे रीज़न जैसे वीक सक्सेसर्स, अशोकन पॉलिसीज़, इकोनॉमिक इश्यूज़, पॉलिटिकल फैक्टर, राइज ऑफ लोकल पॉलिटिक्स, फॉरेन इन्वेजन, जैसे आपके साकाज, कुशान्स, इंडो ग्रीक, ये सब भी रीज़न है मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन होने के। सोनली रीज़न वो नहीं है। ओके, हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। So question number 4 is which of the following throw light on the Lakulisha पशुपति सेक्ट। तो आपको पशुपति सेक्ट से पशुपतिनाथ मंदिर याद आ रहा होगा, जो कि नेपाल में है, और साथ में पशुपतिनाथ मंदिर ये शैविज्म को फॉलो करते हैं। ओके, लकुलिशा पशुपति सेक्ट ये शैविज्म को फॉलो करते हैं, मतलब ये शिव को मानते हैं। तो इनमें से कौन कौन से चीज़ें हैं जो लकुलिशा पशुपति सेक्ट में बिलीव कराती, जैसे आपका कॉइन ऑफ हुविश्का, तो इसमें भी मेंशन है। मथुरा इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्त II, इसमें भी मेंशन है। मालती माधव भाभूति, इसमें नहीं है। अष्टध्यायी ऑफ पाणिनि, इसमें भी नहीं है। साथ में कादम्बरी ऑफ बनभट्ट, इसमें है। तो आंसर हो जाएगा आपका 1, 3 एंड 5। तो आंसर हो जाएगा 1, 3, 1, 2, 5। तो हुविश्का ये आपके कुशान एम्पायर के रूलर थे। ओके, ऑल्दो इनके कॉइन्स में लकुलिशा पशुपति सेक्ट का मेंशन मिलता है, लेकिन ये महायान बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। महायान बुद्धिज़्म, तो 2 टाइप के बुद्धिज़्म है, बेसिकली 3 टाइप के बुद्धिज़्म है, लेकिन अभी हम मेन जो बात करेंगे वो है आपका महायान
और हिनायन। ओके, मैं बता देती हूँ दोनों, महायान एंड हिनायन। महायान बुद्धिज्म एंड हिनायन, इसमें भी काफ़ी बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। ओके, ये बुद्धिज्म के दो टाइप। अब महायान बुद्धिज्म मतलब ग्रेट वाइकल, ग्रेट वाइकल, इसको हम ऐसे याद करेंगे, ग्रेट वाइकल। और जो बुद्धा को कंसीडर करते हैं गॉड, बुद्धा को यहाँ पे गॉड कंसीडर किया है या डिवाइन पावर। हिनायन लेसर वाइकल, लेसर वाइकल। साथ में यहाँ पे बुद्धा को ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग माना गया। जो हिनायन बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं वो बुद्धा को ऑर्डिनरी ह्यूमन मानता है, और जो महायान बुद्धिज्म फॉलो करते हैं वो बुद्धा को गॉड कंसीडर करते हैं। ओके, साथ में महायान बुद्धिज्म कहाँ फॉलो किया जाता है? इंडिया के जो ऊपर वाले पार्ट, जैसे आपके साउथ कोरिया, जापान, तिब्बत, यहाँ पे महायान बुद्धिज्म फॉलो होता है। जापान, तिब्बत, ओके, यहाँ पे महायान बुद्धिज्म फॉलो होता है। अब हिनायन जो इंडिया से नीचे हैं, जैसे आपका लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, यहाँ पर हिनायन बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है। अब महायान बुद्धिज्म के जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं वो किस लैंग्वेज में है? संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में है। और जो हिनायन बुद्धिज्म के जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं वो आपके पाली लैंग्वेज में, ओके, पाली लैंग्वेज में। तो ये दोनों में डिफरेंस है महायान और हिनायन बुद्धिज्म में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, वापस चलते हैं हम। तो हम बात कर रहे थे हुविश्का की, ओके, वो महायान बुद्धिज्म फॉलो करते थे। और साथ में अब बात करेंगे लाकुलिशा मथुरा पिलर इंस्क्रिप्शन। तो ये मथुरा में डिस्कवर हुआ और ये किससे रिलेट करता है? शैविज्म ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज्म। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे मालती माधव और भावभूति। मालती माधव और भावभूति, तो भावभूति 8th सेंचुरी के स्कॉलर हैं जिन्होंने बहुत सारे प्लेज और पोइट्री लिखी है। तो उनकी और भी प्लेज हैं, जैसे महावीर चरित्र, इसमें गॉड राम की अर्ली लाइफ के बारे में बताया हुआ है। मालती माधव, ये रोमांटिक स्टोरी है मालती और माधव के बीच में। एक और प्ले है उत्तरम चरित्र, यहाँ पे राम और सीता, जब राम जी ने सीता को अबेंडन किया था उसके बाद की लाइफ और उनका रीयूनियन इस वाले प्ले में लिखा हुआ है, उत्तरम राम चरित्र। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि या 8 चैप्टर। तो ये ग्रेटेस्ट ग्रामर है, इसमें संस्कृत के बारे में स्टैंडर्ड हैं कि कैसे संस्कृत के टेक्स्ट लिखे जाते हैं। ओके, सो ये है। और कुछ कमेंट्रीज हैं अष्टाध्यायी पे, जैसे आपके महाभाष्य पतंजलि ने कमेंट्री की है, कशिका वृत्ति ऑफ जयदीत और वामन ने इसने भी कमेंट्री की है, इन्होंने भी कमेंट्री की है 7th सेंचुरी में। अब है कादम्बरी ऑफ बनभट्ट। तो कादम्बरी ऑफ बनभट्ट ने कादम्बरी रोमांटिक नोवेल है संस्कृत में, तो ये स्टार्ट की थी 7th सेंचुरी में, लेकिन इसको कंप्लीट किया उनके बेटे भूषण भट्ट ने। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट है बनभट्ट के बारे में कि हर्षवर्धन किंग के कोर्ट पोएट थे, और साथ में इन्होंने हर्षचरित्र भी लिखी है। ओके, हर्षचरित्र संस्कृत में लिखी है, जो कि किंग हर्षवर्धन की अचीवमेंट्स के बारे में, जिसमें हर चीज़ जिक्र है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। So question number 5 is which of the following are true about the विरूपक्ष पंपा देवी of विजयनगर। आपको स्टेटमेंट में बोलूँगी, आपको बताना है करेक्ट है कि रॉन्ग है। मातृ देवी पंपा देवी हैड डन पेनेंस टू मैरी विरूपक्ष। तो जो पंपा देवी थी उन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या की थी विरूपक्ष, गॉड विरूपक्ष से शादी करने के लिए, तो इट इज़ करेक्ट। द विजयनगर रूलर क्लेम टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ पंपा देवी। नो, दे क्लेम टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ विरूपक्ष, तो ये गलत हो गया सेकंड। ओके, थर्ड
द पैट्रन डीटी ऑफ विजयनगर किंगडम वॉज विरूपक्ष, तो इट इज करेक्ट. फिर नॉर्मली द नेम ऑफ श्री विरूपक्ष वॉज मेंशन इन कन्नड़ स्क्रिप्ट इन द रॉयल ऑर्डर, येस. और विरूपक्ष वॉज अ फॉर्म ऑफ विष्णु, इट इज रॉन्ग. विरूपक्ष वॉज अ फॉर्म ऑफ शिवा, नॉट विष्णु. ओके, तो विजयनगर एम्पायर जो थे वो किस गॉड को ज़्यादा मानते थे? विरूपक्ष गॉड को. तो 1, 3, 4 आंसर हो जाएगा. तो मातृ देवी मैंने बता दिया, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, क्योंकि विरूपक्ष गॉड के बिहाफ पर रूल करते थे विजयनगर रूलर्स. साथ में पैट्रन डीटी उनके विरूपक्ष ही थे. साथ में फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट. और विरूपक्ष जो है किस फॉर्म है? वो शिवा की फॉर्म है, विष्णु जी की फॉर्म नहीं है. अब 4 डायनेस्टी हैं आपकी विजयनगर एम्पायर में 1336 से लेकर 1672 तक. संगम, सलुवा, तुलुवा और अराविडु. तो संगम डायनेस्टी किसने फाउंड की थी? हरिहर एंड बुक्का ने. नेक्स्ट सलुवा डायनेस्टी, सलूना नरसिम्हा ने. तुलुवा डायनेस्टी वीर नरसिम्हा ने. और अराविडु डायनेस्टी तिरुमल ने. ये आपको रूलर याद रखने हैं, मे बी क्वेश्चंस पुट अप किया जाए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. सो कॉम्पोजिशन ऑफ बसंत विलास इन संस्कृत, ये किसने किया है? तो ये किया है उदयराज ऑफ गुजरात. नेक्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ भागवत गीता इनटू बांग्ला, इंपॉर्टेंट, ये किसने किया है? मालधार वसु ने. फिर उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ तप्ती संभ्रनमु उपाख्यमु, ओके, ये किसने किया है? आपका गंगाधर ने. और ये जो क्रिएशन है मुहूर्त माला, ये ट्रीटाइज ऑफ मुहूर्त, हम मुहूर्त नहीं निकालते, शुभ मुहूर्त है या शुभ मुहूर्त है, ये आपके रघुनाथ ने लिखी. ओके, तो इसका आंसर यही है. इसका आंसर हो जाएगा आपका A, 2, B3, C4, D1. अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 7. सो लिस्ट 1, लिस्ट 2 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर के बारे में है. ओके, सो फर्स्ट है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड सोसाइटी. तो ये किसने किया होगा? बताइए. बारबोसा. ओके, नेक्स्ट विजिटेड इंडिया 6 टाइम. किसने विजिट किया इंडिया को 6 टाइम? ट्रैवर्नियर ने. साथ में केम टू इंडिया नेवर वेंट बैक टू यूरोप, मनुसी. और साथ में साइंटिस्ट ऑफ मुगल आमिर दनिशमंद खान. तो ये थे आपके बर्नियर. तो आंसर देखते हैं क्या है इसका आंसर. आंसर हो जाएगा डी, A3 B4, जैसे मैंने बताया A3 B4 C1. ओके, केम टू इंडिया नेवर वेंट बैक टू यूरोप, मनुसी. और साथ पे साइंटिस्ट ऑफ मुगल आमिर दनिशमंद बर्नियर. ठीक है, तो यही है. अब देखते हैं 1 बाय 1 हम बारबोसा के बारे में. तो इंडिया में 16 ईयर्स तक रहे और ये पोर्टुगीज वॉयजर थे. ओके, इन्होंने एक बुक भी लिखी है, बुक ऑफ डॉट बारबोसा. फिर है जीन बैप्टाइज ट्रैवर्नियर, तो ये फ्रेंच पर्सन थे. ओके, इन्होंने इंडिया में इन्होंने पूरे जीवन काल में 6 ट्रैवल किए हैं, पर्शिया और इंडिया में. ओके, और सबसे ज़्यादा आए हैं किंगडम ऑफ गोलकुंडा और आगरा में. ये फेमस थे. इन्होंने वो ब्लू डायमंड डिस्कवर किया था और उसके बाद उनको किन्होंने ले लिया था, वो बेच दिया था इन्होंने लुइस 14 ऑफ फ्रांस को. फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में, ये भी फ्रेंच पर्सन थे. ओके, फिर बात करेंगे निकोलो मनुसी के बारे में. ये वेनिशियन थे. ओके, और ये इटालियन राइटर थे और इन्होंने हीज रिकॉर्ड्स आर सोर्स ऑफ हिस्ट्री. इन्होंने बहुत सारे लोगों के बारे में लिखा है, शाहजहाँ, औरंगजेब, बेसिकली रूलर्स के बारे में, शिवाजी, दारा शिकोह, शाह आलम, राजा जय सिंह और कीरत सिंह. तो इनके रिकॉर्ड्स में इन सभी किंग्स का मेंशन मिलता है. अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की. तो क्वेश्चन नंबर 8, सब्सिडरी अलायंस वाज अ सिस्टम डिवाइज्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली इन 1798. ऑल दोज हु एंटर्ड इनटू सच एन अलायंस विद द ब्रिटिश had to accept certain terms and conditions. So statement बोलूँगी, you have to tell which one is correct or which one is incorrect. So first statement is the British would be responsible for protecting their ally from external and internal
थ्रेट टू देम पावर, तो ये तो करेक्ट बात है। सब्सिडरी अलायंस में ये बोला था कि अगर आप हमारे साथ ये डील करते हैं, सब्सिडरी अलायंस बनाते हैं, तो आप पे इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी अटैक करेगा हम आपका साथ देंगे। नेक्स्ट, इन द टेरिटरी ऑफ द एलाई अ ब्रिटिश आर्म्ड कंटिजेंट वुड बी स्टेशन एंड एलाई वुड प्रोवाइड रिसोर्स फॉर देयर मेंटेनेंस। तो सेकेंड स्टेटमेंट में बात की जा रही है कि जो भी एलाई होगा ब्रिटिश का, वहाँ पे आर्मी, ब्रिटिश आर्मी को रखा जाएगा और साथ में वही उनका मेंटेनेंस देखेंगे, उनके एलाई, जो भी रूलर, जो भी इंडियन रूलर ये सब्सिडरी अलायंस कर रहा है। थर्ड, द एलाई वुड एंटर इनटू एग्रीमेंट विद अदर रूलर और एंगेज इन वॉरफेयर ओनली विद द परमिशन ऑफ ब्रिटिश, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। साथ में फोर्थ स्टेटमेंट, एलाई मे वॉक अवे विद द अलायंस एनी टाइम एट द डिसएग्रीमेंट, तो ये गलत है। ऐसा होता तो प्रॉब्लम ही क्या थी, पर ऐसा होने नहीं दिया। तो 1, 2, 3 स्टेटमेंट करेक्ट। सो अब हम बात करेंगे सब्सिडरी अलायंस के बारे में। जैसे मैंने बोला सब्सिडरी अलायंस, तो बेसिकली ये एक अलायंस था, ये एक अलायंस था बिटवीन इंडियन रूलर्स एंड साथ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो सब्सिडरी अलायंस बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और डिप्लोमेसी रही है ब्रिटिशर्स की। तो सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी इंडियन रूलर ABCD के साथ अलायंस करते थे। इनके साथ अलायंस कर दी और इनको बोला कि आप हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस कीजिए, आपके ऊपर कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट आएगा हम आपकी मदद करेंगे। तो उसमें कुछ स्टेजेस थी। बेसिकली वो क्या चाहते थे, उस रूलर को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना और साथ में जब वो टैक्स ना पे कर पाए तो उसकी टेरिटरी अपने अंडर ले लेना। ये था सब्सिडरी अलायंस। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती, ए के पास गई, ए के साथ अलायंस बनाया, ठीक है। फिर ये बी जैसे अटैक कर रहा है, फिर ये बी के पास भी जाते थे, सी के पास भी, जितने भी रूलर्स थे मोस्ट ऑफ द, इन्होंने सबके साथ अलायंस बना ली थी। तो अब अगर इनके ऊपर कोई अटैक करता था तो ये अटैक ना तो कर पाते थे, क्योंकि बिना ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन से वो अटैक भी नहीं करते थे। तो यही था सब्सिडरी अलायंस का कॉन्सेप्ट। तो अभी देखते हैं वापस इसमें सब्सिडरी अलायंस। तो स्टेजेस थी। फर्स्ट स्टेज थी कि इंग्लिश पहले फिक्स आर्मी देगी रूलर्स को कि आप पे कोई इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट आएगा तो हम देखेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेज में क्या होता था कि ब्रिटिशर्स कहते थे कि ये जो आर्मी है, ये फोर्स है, ब्रिटिश फोर्स, आप इसको अपने यहाँ रखिए और इसका मेंटेनेंस कीजिए। अब जो आप हमें फिक्स सम ऑफ मनी देते थे आप वो मत दीजिए। पहले ये था कि इन्होंने अलायंस, सब्सिडरी अलायंस के थ्रू एग्रीमेंट किया कि आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप हमारी आर्मी ले सकते हैं, लेकिन आपको हमें फिक्स सम ऑफ मनी देना पड़ेगा। दूसरी स्टेज में क्या करते थे वो कि उन्होंने बोला कि आप हमें ये फिक्स सम ऑफ मनी मत दीजिए, आप हमारी आर्मी को अपने पास रखिए और इनका मेंटेनेंस कीजिए, जो भी आपको लगता है इनके ऊपर जो भी खर्चा आ रहा है वो आप कीजिए। थर्ड स्टेज में कहते थे कि आपको सिर्फ फोर्स रखनी ही नहीं है, आपको एक्स्ट्रा टैक्स भी पे करना है, एनुअल सम भी पे करना है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है या हमारे पास और बहुत सारे तरीके हैं। फोर्थ और फिफ्थ में जब वो नहीं दे पाते थे तो उनकी किसी भी एलाई की टेरिटरी वो ले लेते थे। तो ये था पूरा का पूरा सब्सिडरी अलायंस का खेल। ओके, तो ये आपके कुछ इंडियन स्टेट थे जो सब्सिडरी अलायंस में आए थे। सो पहला हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, सिंधिया, केकवाड़। तो इसको मैंने याद किया, HMT की घड़ियाँ आती थी, वही भी कुछ लोग यूज़ करते होंगे, ठीक है, HMT। तो ऐसे याद कीजिए, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सो बहुत इजी, सेटिंग अप ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये आपका आया 1774 में। कॉर्नवालिस ने कोड कब इनेक्ट किया? 1793 में। रेलवे लाइन बॉम्बे और थाने के बीच में कब बनी? 1853। एंड मद्रास हार्बर 1881। सो सेटिंग हुई जो सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आ गई थी, उसके बाद ट्रेड कर रहे थे। बट 1770s में आते आते
जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी ऑफिसर्स एम्प्लॉयज़ थे वो ब्राइब हो गए, ब्राइब लेने लगे, करप्ट हो गए काफ़ी। तो जिससे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो दिवालिया घोषित हो गई। उनके पास पैसे नहीं थे, वो क्वीन के पास गए, क्वीन ने उन्हें लोन देने के लिए बोला, लेकिन एक शर्त पे कि अब आप ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करें, कुछ रूल्स के हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी चलेगी। तो यही है, वो उसमें टर्म ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बिठाया गया जो सब चीज़ें देखते थे। 4 ईयर का टर्म था। फर्स्ट आपके जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, वो बने आपके वॉरेन हेस्टिंग। ओके, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट हुआ और जो फर्स्ट चीफ जस्टिस बने सुप्रीम कोर्ट के वो थे एलिजा एम्पे। ओके, और साथ में सिविल, क्रिमिनल और साथ में अपैलेट जुरिडिक्शन तीनों थी। किसमें? जो सुप्रीम कोर्ट बना था 1774 कैलकटा में। कॉर्नवालिस कोड बेसिक सा बॉडी ऑफ लेजिस्लेशन जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस थे, रेवेन्यू हो, जुडिशियल हो, कॉमर्शियल हो, सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन इसमें थे। नेक्स्ट मद्रास हार्बर, ये हार्बर बनाने के बारे में बात की गई थी, लेकिन लास्ट में इसको किससे बनाया था? एडवर्ड 7th द प्रिंस ऑफ वेल्स ने, जो कि क्वीन विक्टोरिया के एल्डेस्ट सन थे। तो दिस इज मद्रास हार्बर। अब नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ऑर्गेनाइज किया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंडन टू डिस्कस इंडियन क्वेश्चन टू इन्फ्लुएंस ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन। ब्रांचेज ऑफ एसोसिएशन वर ऑर्गेनाइज्ड इन मेजर इंडियन सिटीज़। तो इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने ही बनाया था 1866 में, ताकि वो ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सके, वहाँ की जो ब्रिटिश पब्लिक थी उनको बता सके कि इंडिया में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ब्रिटिशर्स कैसे वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। स्टेटमेंट 2 में कि उन्होंने बोला कि जो पॉवर्टी और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है इंडिया में वो थी नहीं, वो लाई गई है, वो ऑलरेडी नहीं थी लोकल कंडीशन में, वो लाई गई है किनके द्वारा? कॉलोनियल रूल के द्वारा, ब्रिटिशर के द्वारा, बिकॉज ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। ओके, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो आपको इसमें से बताना है दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं। और जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई गई थी, इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे लॉर्ड लेविडन। दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। सो इसका मेन एम यही था कि अवेयरनेस इंक्रीज करना, ब्रिटिश पीपल में उनको बताना इंडिया की कैसी कंडीशन है। ओके, और उनसे पॉपुलर सपोर्ट लेना इंडियन पीपल के वेलफेयरिज्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन और रीजन। तो फर्स्ट देखिए असर्शन और रीजन। इन अ मैसेज टू इंडियन लेबर जर्नल in November 1933, Jawaharlal Nehru emphasized that both social and national struggles were basic and that in neither should a compromise be made. तो assertion भी correct है और reason, he urged the working class to play its role in the anti-imperialist struggle, तो ये भी correct है। दोनों ही assertion भी और reason भी correct है और reason भी correct explanation है assertion का। तो ये इंडियन लेबर जर्नल नवंबर 1933 में जवाहरलाल नेहरू ने मैसेज दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक एस्क्राइब्ड टू कौटिल्य द चीफ एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इट इज करेक्ट। बाय द 3rd century BC the economy of North India was predominantly agrarian. Land revenue had become the accepted source of income of government. Kautilya refers at length to method of tax collection related problems. Modification in land tax appear to be the direct concern of the king. So ये दोनों ही आपके स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट हैं। अर्थशास्त्र एक एंशिएंट इंडियन संस्कृत ट्रीटाइज है जिसमें पॉलिटिकल, स्टेट क्राफ्ट, टैक्स से रिलेटेड, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, इकोनॉमिक पॉलिसी, साइंस, सब चीज़ें उसमें मेंशन है। और ये किसने लिखी है? कौटिल्य, जिनको विष्णुगुप्ता चाणक्य भी कहते हैं। ओके, और ये रीडिस्कवर की थी आपकी 1905 में आर शास्त्री ने और ये पब्लिश हुई 1909 में। ओके, ओरिजिन मैंने बता दिया, चाणक्य ने की थी और इसमें सभी चीज़ों के बारे में मेंशन है, कैसे मिलिट्री स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, पॉलिटिक्स कैसे करनी चाहिए। इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थशास्त्र जो चारवाक थ्योरी थी बृहस्पति ने लिखी थी, जिसमें हाईएस्ट वैल्यू किसको दी गई है? प्लेजर को दी गई है। उस पर भी इन्फ्लुएंस था अर्थशास्त्र का। वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करती है अर्थशास्त्र। गुड गवर्नेंस के बारे में बात करती है अर्थशास्त्र। साथ में फॉरेन ट्रेड इन अर्थशास्त्र,
सब कुछ लिखा हुआ है अर्थशास्त्र में, कैसे टैक्सेशन होना चाहिए, कैसे स्टेबिलिटी आएगी, ये सब अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेंगे वो पेपर 2 में पढ़ेंगे। जब वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो कौटिल्य के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे अर्थशास्त्र रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। स्टेटमेंट 1, कनिष्का बिल्ट अ स्तूपा एंड विहार एट पेशावर। दूसरा स्टेटमेंट, इन द एक्सकेवेशन ऑफ स्तूपा एंड विहारा ऑफ पेशावर आइडल्स ऑफ ब्रह्मा एंड कनिष्क आर फाउंड एंड नॉट ऑफ इंदिरा एंड ब्रह्मा। तो ये गलत है, इंदिरा एंड ब्रह्मा की भी आइडल्स मिली थी। ओके, कनिष्का बेसिकली महायान बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि पेशावर में मिले हैं स्तूपा और विहारा। तो जो ये कनिष्का कास्केट है जहाँ पे ये सब चीज़ें मिली हैं, उसमें आइडल ऑफ बुद्धा सराउंडेड बाय इंद्र, ब्रह्मा एंड कनिष्का, ये भी मिली है। और ये 127 BCE के बारे में बात कर रहे हैं। कनिष्का द ग्रेट, इनकी कैपिटल थी पुरुषपुरा। ओके, साथ में इनके कॉइन्स कहाँ कहाँ डिस्कवर किए जाते हैं? मथुरा में, श्रावस्ती, कौशाम्बी, बनारस। साथ में जो कलहन थे उन्होंने बताया कि कनिष्का ने कश्मीर को भी इन्वेड किया था, ऑक्यूपाई किया था। और 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को इन्होंने प्रिसाइड किया था, जिसमें वासुमित्र और अश्वघोष भी थे। और इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया गंधार स्कूल ऑफ आर्ट को, साथ साथ में मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को भी। सो यू हैव टू राइट डाउन इन दोनों आर्ट में कौन से स्टोन्स यूज किए जाते थे। यू हैव टू राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 14, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। कांची वॉज फेमस सिटी ऑफ साउथ इंडिया, सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड capital of Pallavas. So it is correct. Statement 2, कांची famous scholar मयूर वर्मा, वत्स्यायन, दिग्नाग, हियन, सांग, ये थे। तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, फर्स्ट ही करेक्ट है। तो कांचीपुरम को प्लेस ऑफ लर्निंग या घटिका स्थानम भी कहते थे। मयूर वर्मा, मयूर शर्मा, मयूर वर्मा, ये कदम्ब किंगडम के फाउंडर थे। ओके, जो आज कर्नाटका में है, कर्नाटका में। ओके, तालगुड़ा इंस्क्रिप्शन में और गुडनापुर इंस्क्रिप्शन में भी इनका मेंशन मिलता है। किनका? मयूर शर्मा का। अब नेक्स्ट वत्स्यायन के बारे में बताएंगे। तो इन्होंने कामसूत्र लिखा था और ये कहाँ पे थे? रहते थे पाटलिपुत्र, जो कि आज पटना में है। ओके, दिग्नाग ये इंडियन बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। हेतु विद्या इन्होंने बनाई थी। ओके, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, तो कांचीपुरम को कांजीवरम भी कहते थे। और ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की एक स्कीम है हृदय, उसमें ये वन ऑफ द मेजर सिटीज़ है जिसको प्रिजर्व किया जा रहा है। कैलाशनाथ टेम्पल एंड वैकुंठ पेरुमल टेम्पल ये यहाँ पर है। और साथ में अर्लीस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन में मिला है गुप्ता पीरियड से, कि जहाँ पे किंग विष्णु गोप को समुद्रगुप्त ने हराया था। ओके, पतंजलि ने भी मेंशन किया है महाभाष्य में इसका। और ये जो संस्कृत इंस्क्रिप्शन मिला है यहाँ पर, इसमें भी साथ में पल्लव इंस्क्रिप्शन भी काफ़ी बार मेंशन है कांचीपुरम का। ओके, टेम्पल्स देखेंगे। ममल्लापुरम शोर टेम्पल, तो ये पल्लवास के कुछ टेम्पल्स हैं, रॉक कट टेम्पल, जिनको फ्री स्टैंडिंग टेम्पल कहते हैं। ओके, सो 1 by 1 देखेंगे हम। ममल्लापुरम शोर टेम्पल, ये आपके पल्लव किंग नरसिम्हा वर्मा वन ने बनाया था, जो कि महेंद्र वर्मन वन के बाद आए थे। और ये 1984 से यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। 7 पगोडाज, तो ममल्लापुरा शोर टेम्पल में 60 मंदिर थे, ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो सबमर्ज्ड हो गए हैं अंडर सी ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़। तो यहाँ पे 7 रथ इनको ही बोला जाता है। और यहाँ पे 5 पांडव रथ्स या अर्जुन पैनल्स, जो कि 100 फुट लॉन्ग स्टोन है, वो इन्हीं टेम्पल से मिलती है। फिर बात करेंगे कांची कैलाशनाथ टेम्पल की, तो ये नरसिम्हा वर्मा वन ने बनाया था। ओके, तो राजराज चोल वन ने इसी से इंस्पायर होकर बृहदेश्वर टेम्पल बनाया था तंजौर में। किसको देख के? कांची कैलाशनाथ टेम्पल को। नेक्स्ट कांचीपुरम वैकुंठ पेरुमल, तो इसमें 108 दिव्य देशम के बारे में बात की है। और ये जो बनाया था वो नंदी वर्मन ने बनाया था। नेक्स्ट मंडगा पट्टू रॉक कट टेम्पल, तो ये आपके तमिलनाडु के विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में है। पल्लव रूलर महेंद्र वर्मन वन ने बनाया था।
किनको ऑनर किया था? ट्रिनिटी, ब्रह्मा, शिवा एंड विष्णु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 15। सो गिवन बिलो दो स्टेटमेंट है, एजर्शन रीजन। सो एजर्शन रीजन के बारे में देखेंगे। तो एजर्शन क्या है यहाँ पे? एजर्शन है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स फॉर्मुलेटेड बाय गवर्नर जनरल डलहौजी disregarded the right of an adopted heir to the throne and state automatically lapsed into British dominion if the ruler died without any biological natural heir. Reason है doctrine of lapse was one of part of Dalhousie program of bringing a unified India under strict control by doing away with alternative sovereignties held by Indian ruler and prince. तो आपको बताना है ये करेक्ट है assertion reason, तो दोनों ही करेक्ट है। ओके, तो doctrine of lapse, तो ये क्या पॉलिसी थी लॉर्ड डलहौजी की? ये पॉलिसी थी कि कोई भी रूलर है, कोई भी ग्रेट रूलर या इंडियन रूलर है, अगर उसका कोई अपना नेचुरल बायोलॉजिकल हेयर नहीं है तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी है वो ब्रिटिश के अंडर चली जाएगी। या अगर उनका कोई अडॉप्टेड बेटा है तो वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे तो उसका राइट रहेगा, लेकिन जो वो रूल कर रहे हैं प्रिंसली स्टेट, उस पर रूल नहीं रहेगा। वो किसके पास चली जाएगी? ऑटोमेटिकली आपकी ब्रिटिश के अंडर। यही रीज़न था रानी ऑफ जो झांसी की रानी थी, ठीक है, उन्होंने बेटा अडॉप्ट किया था, उनका अपना नेचुरल हेयर नहीं था, यही रीज़न था वो ब्रिटिश के अंडर चली गई थी। ठीक है, पूरी की पूरी झांसी। तो ये चीज़ें चलती रही आपकी 1971 में, और फिर इंदिरा गांधी लेकर आई आपकी 26 अमेंडमेंट एक्ट, तब ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बंद हुआ। ओके, सो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ने कौन कौन सी प्रिंसली स्टेट ली थी? सतारा, जैतपुर, संभलपुर, भगत, उदयपुर, झांसी, नागपुर, तंजौर, अर्कट। ओके, अवध भी ली। लॉर्ड डलहौजी फादर ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, 1848 से 1856 तक इन्होंने 8 प्रिंसली स्टेट को एनेक्स किया है। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर इन्हीं के टाइम पीरियड में हुई है। सो यू हैव टू राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। जो ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी वो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में हुई थी कि सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में हुई थी? यू हैव टू राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। आप कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स देखेंगे इनके टाइम पीरियड में, तो विडो रीमैरिज एक्ट 1856, वुड डिस्पैच ऑफ 1854, ये एजुकेशनल रिफॉर्म के ऊपर एक कमीशन बनाया गया था। फर्स्ट रेलवे लाइन फ्रॉम बॉम्बे टू थाने 1853, साथ में पेगू लोअर बर्मा को एनेक्स किया था, और साथ में टेलीग्राफ और पोस्टल रिफॉर्म, ये सब इनके टाइम पीरियड पे हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।